नमस्कार। एक स्वस्थ जीवन शैली हड्डियों के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाती है। मोटापा भी कमज़ोर हड्डियों की एक प्रमुख वजह है, क्योंकि अधिक वजन हड्डियों और जोड़ों पर बहुत अधिक दबाव डालता है। इन्हीं सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर राजेश जी से और जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस माने हड्डियां कमजोर हो जाना है। ये यूजुअली ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस के अपने जांचने के लिए अपने बीएमडी जांच करवाते हैं। बीएमडी में अगर टी स्कोर अगर -1 से कम है तो -1 से 0 तक नॉर्मल है, -1 से -2.5 तक है ऑस्टियोपिनिया कहते हैं, और -2.5 से अगर कम है तो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को यूजुअली अपने ओल्ड एज में पोस्ट मिनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा कॉमन है। महिलाओं में 50 साल के उम्र के बाद मिनोपॉज हो जाता है, तो मिनोपॉज में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है हड्डियों को मजबूत बनाता है, और एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, उस वजह से पोस्ट मिनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और जो पोस्ट मिनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है उसके लिए अपने इलाज के लिए है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एस्ट्रोजन अकेला दे सकते हैं, और या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों एक साथ में दे सकते हैं। दूसरा होता है कि इसमें अपने एलिंड्रोनेट, वेसिड्रोनेट वगैरह ये अपने देते हैं। एलिंड्रोनेट अगर अपने देना है तो 1 से वीक अपने डोज देते हैं 70 मिलीग्राम की, और वेसिड्रोनेट होता है 35 मिलीग्राम 1 से मंथ होता है। और जो लोग दोनों सूट नहीं कर सकते, इन पेलिमेंड्रोनेट देते हैं, वो हर 3 महीने से आईवी अपने दे सकते हैं। चौथा होता है कि अपने इसमें डेनुसुमाब दे सकते हैं। 6 मंथली अपने डोज देते हैं इसकी, सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन लगते हैं, तो उसको हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, ताकि विजोप्शन कम हो। विजोप्शन यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, वो कम हो। पोस्ट क्लाइमेट्रिक ऑस्टियोपोरोसिस क्या पुरुषों में होता है? मेल्स में है। अगर 60 साल की उम्र के बाद ये कॉमन होता है कि एंड्रोजन डेफिशिएंसी होता है, तो एंड्रोजन की कमी की वजह से है पोस्ट क्लाइमेट्रिक ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स में होता है। क्योंकि इसमें जो एंड्रोजन है वो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। 60 साल के बाद उम्र में एंड्रोजन की कमी धीरे धीरे होने लग जाती है, इसलिए ये ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स में होता है। अगर 60 साल से कम उम्र की अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसके लिए अपने बाकी बीमारियों को है अपने को रूल आउट करना पड़ेगा। जैसे हाइपोगोनाइड्रोसिस है, मेटास्टेटिक बोन डिजीज है, मल्टीपल माइलोमा है, लिवर डिजीज है, अल्कोहल अब्यूज है, माल एब्जॉर्प्शन है, मतलब खाना ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसको अपने रूल आउट करना पड़ेगा। या कोई एंटीगोनेरल ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, जैसे कार्सिनोमा प्रोस्टेट के लिए एंटीगोनेरल थेरेपी देते हैं, तो उसमें भी ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और जैसे ग्लूकोकोर्टिकॉइड थेरेपी चल रही है, माल न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से भी ये पोस्ट क्लाइमेट्रिक ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। एक होता है कि इन्वोल्यूशनल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसमें 75 ईयर्स की वो एज में ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें जो बोन रिजॉर्प्शन है यद्यपि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस से तो कम होता है, फिर भी इन लोगों में क्रोनिक इलनेस की वजह से हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। तो इसमें अगर माल न्यूट्रिशन है, उनको अच्छा खाना पीने के लिए अपने सलाह देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन D3 देते हैं, दूध सेवन बताते हैं, संतुलित खाना बताते हैं, और उनको व्यायाम करने की सलाह देते हैं, ताकि ये इन्वोल्यूशनल ऑस्टियोपोरोसिस कम से कम हो। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होने की क्या वजह है? सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस की कई वजह होती है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल सबसे कॉमन है, जिसमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। माल न्यूट्रिशन है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा हो, खाने में जैसे पूरे सब डाइट में दूध नहीं हो सकता है, दूध की कमी हो सकती है। और एक होता है माल एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें खाना ठीक से अवशोषित नहीं होता है। आप खाना खा तो रहे हैं लेकिन ठीक से अवशोषित नहीं हो रहा है, तो उसमें माल एब्जॉर्प्शन को अपने को रूल आउट करना है। कि स्कर्वी होता है, स्कर्वी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन सी भी इसको पॉलीकैल्सिफेरॉल को मतलब विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो स्कर्वी में भी हो सकता है न्यूट्रिशनल। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर क्या है? तो अपने हो सकता है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जस्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब जो जोड़ हैं, जोड़ों के आसपास में हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अपने रूल आउट करने के लिए बेसिकली रूमेटॉइड फैक्टर करवाते हैं। अगर रूमेटॉइड फैक्टर भी अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसको लिए अपने ACCP करवाते हैं। ACCP होती है, अगर ACCP पॉजिटिव आता है, 5 से ऊपर आता है,
तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसमें फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अपनी ट्रीटमेंट करना है, साथ साथ में अपने उसको कैल्शियम और विटामिन D3 भी साथ में देते रहना है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस न हो। चौथा होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर कमर में दर्द होता है मेनली, और SI जॉइंट्स ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं, तो उसमें कमर में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और बाकी जॉइंट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। बाकी जॉइंट बाद में इफेक्ट होते हैं, मेनली ये कमर से स्टार्ट होता है। क्या यह ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकता है? स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए अपने सबसे पहले मोंटॉक्स टेस्ट करवाते हैं। मोंटॉक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो अपने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद TB गोल्ड टेस्ट करवाते हैं। TB गोल्ड टेस्ट में अगर IgM अगर पॉजिटिव आता है, मतलब एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है, और IgG होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन को शो करता है। तो IgM अगर पॉजिटिव आता है और एक्सरे फाइंडिंग पॉजिटिव है और उसमें ट्यूबरक्लोसिस है, तो लिम्फोसाइट काउंट रेज होगी, WBC काउंट रेज होगी, तो अपने को ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए अपने CT MRI भी करवा सकते हैं कि अफेक्टेड पार्ट है वो, उसमें ट्यूबरक्लोसिस होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस शो करेगा। ऐसे ही ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड बोन के विजॉप्शन को बढ़ाता है, तो बोन विजॉप्शन होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। एंटीकन्वर्जेंट अगर थेरेपी भी चल रही है तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो एंटीकन्वर्जेंट थेरेपी को अपने बंद करना होगा या रिड्यूस करना होगा मरीज की कंडीशन के हिसाब से। साथ साथ में अपने कैल्शियम विटामिन D3 भी लेना होगा। चौथा होता है हिपेरिन, जो लोग यूज कर रहे हैं, तो हिपेरिन यूज की वजह से भी है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हिपेरिन ब्लड को क्लॉटिंग रोकने के लिए अपने हिपेरिन देते हैं। अल्कोहल अब्यूज है उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अल्कोहल अब्यूजर है उनको अपने समझाना होगा अल्कोहल नहीं लेना है, अल्कोहल छुड़वाना है, तब जा, और साथ में विटामिन कैल्शियम और अच्छा खान पान देना है ताकि इसमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो। एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जिनमें चलती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटोइम्यून डिजीज है, इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। तो जहाँ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही हैं उन पर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। एक होता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में भी होता है, लाइक गोनेडल इनसफिशियंसी है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, कसिंग्स डिजीज में है। थायरोटॉक्सिकोसिस में मतलब थायराइड जो इनलार्ज हो जाती है, इसमें थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, तो थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा, इसमें बोन विजॉप्शन बढ़ेगा, तो इसको थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ में अपने को इलाज करना पड़ेगा। और गोनेडल इनसफिशियंसी है, मतलब जैसे एंड्रोजन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन अगर डेफिशिएंसी है तो उनको अपने एस्ट्रोजन हार्मोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों अपने साथ में देंगे। या एंड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो अपने एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन साथ में देना पड़ेगा। और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो अगर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म रूल आउट करने के लिए अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा, बोन स्कैन भी करवा सकते हैं। तो उसमें अगर पैराथायरॉयड लेवल ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपने ड्रग देनी होगी, और साथ में कैल्शियम विटामिन D3 वगैरह देते रहना है, और एक्सरसाइज वगैरह बताना है ताकि इसमें बोन विजॉप्शन कम हो। कसिंग सिंड्रोम होता है, उसमें एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसको ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उसकी वजह से एड्रिनल हार्मोन ज़्यादा होता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन ज़्यादा, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, क्योंकि वो बोन को विजॉप्शन को बढ़ाते हैं। मेलेनिन डिजीज क्या है? एक होता है मेलिग्नेंट डिजीज की वजह से होता है। मेलिग्नेंट डिजीज कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा है और ल्यूकीमिया है, इनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो इसके लिए अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ेंगे। मोस्ट कॉमनली ब्लड इन्वेस्टिगेशन CBC है। और मल्टीपल माइलोमा में अगर अपने देखेंगे बोन में भी पंच्ड आउट लीजन होते हैं, इसके लिए अपने एक्सरे करवाते हैं, बोन स्कैन करवाते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा है और कैंसर को अपने रूल आउट करना होगा। अदर जैसे काजेज में है, जैसे स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग अगर है तो उसको अवॉइड, इसको समझाना होगा कि स्मोकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग करोगे आपकी हड्डियां कमजोर होगी। COPD जिससे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इसकी वजह से भी आपको इन ऑस्टियोपोरोसिस होता है। साथ साथ में अपने अस्थमा और है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो इसका भी अपने साथ साथ में इलाज करवाना पड़ेगा। क्रॉनिक विनल डिजीज है, यानी मतलब गुर्दे की अगर लंबे टाइम से बीमारी है तो उसमें भी विटामिन D3 की कमी होगी और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा की बीमारी होती है, बच्चों में बचपन से स्टार्ट हो जाती है, इसमें बोन्स होती हैं उतनी मजबूत नहीं होती है। तो अगर ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा अगर है तो उसको ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा का इलाज करना है, क्योंकि उनमें मल्टीपल फ्रैक्चर बार बार फ्रैक्चर हो सकते रहते हैं, तो जो मल्टीपल फ्रैक्चर है उनको भी इलाज
करना साथ साथ में, और उसमें विटामिन है, कैल्शियम वगैरह सारा सब कुछ देते रहना है ताकि इसमें प्रॉब्लम न हो। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर क्या है? एक होता है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस है। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके लिए रिस्क फैक्टर हैं कि कॉकेशियन जो वाइट लोग हैं उनमें सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होता है, और एशियन है उनमें भी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। एक होता है लो पीक लेवल, थर्ड डिकेड में अगर है वहाँ भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। और जिनमें अगर मेनोपॉज अगर जल्दी से वो हो गए तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। दुबले पतले लोगों में भी है ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। ओफेक्टोमी होता है, मतलब अगर अपने ओवी को हटा दिया है उन महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होता है, तो उसको भी अपने रूल आउट करना है। और हिस्टेक्टोमी जैसे गर्भाशय हटा दिया जाए तो उसमें भी गर्भाशय हटने की वजह से भी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम मिलेगा, एस्ट्रोजन कम मिलेगा तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या खान-पान की कमी से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? खान पान की कमी से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो मरीज को अपने बताते हैं कि अच्छा खाना पीना है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट लेगा, विटामिन कैल्शियम के साथ में सप्लीमेंट कर देते हैं, धूप सेवन की सलाह देते हैं, तो इन लोगों में भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसमें भी सुधार हो जाएगा। कसरत की कमी से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो मरीज को अपने योगा और एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। तो योगा एक्सरसाइज से है बोन्स मजबूत होंगी और मसल्स भी मजबूत होंगी। सिगरेट स्मोकर्स में है वो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है, तो सिगरेट स्मोकर मरीज को समझाना होगा सिगरेट स्मोकिंग कम से कम करना है, एक साथ नहीं छोड़ सकता है, तो जितना लेता है उसका 3/4 कर दें, आधा कर दें, 1/4 कर दें, धीरे धीरे सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दें। एक एल्कोहल सेवन वालों में ज़्यादा होता है, एल्कोहल सेवन जो कर रहे हैं उनको बोलना है शराब नहीं पीना, शराब से हड्डियाँ कमजोर होगी। शराब पीने के बजाय जितना पैसा आप शराब पीने में व्यर्थ करते हो उसके बजाय दूध पीने में, अच्छा खाना पीने में लगाओ। शराब पीना एक साथ नहीं छूट सकता, वही सेम प्रोसेस में अपनाते हैं अपने कि जो शराब ले रहा है उसको 3/4 कर दें, आधा कर दें, 1/4 कर दें, धीरे धीरे शराब को छोड़ दें। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर राजेश जी से ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्यम के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।